हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे और लगातार बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। अभी एक मैसेज आया है, एक आदेश आया है गवर्नमेंट की ओर से कि 30% कोर्स रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आज हम चैप्टर पढ़ाएंगे, जो यूनिट पढ़ाएंगे, वो रिड्यूस नहीं किया है स्टूडेंट्स। केवल वही टॉपिक, वही चैप्टर रिड्यूस किए हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है या जिनका पिछली क्लासों में आपने अध्ययन कर चुके हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स उसमें बिल्कुल मत रहिए कि 30% रिड्यूस कर दिया गया है, बाकी 70% तो है। 70% में से तो आएगा ही आएगा, तो उसकी तैयारी कीजिए। और जो मैं यूनिट पढ़ाने जा रहा हूं वो 70% में ही है, वो जरूर आएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का पार्ट 1 दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट हम इसमें कंप्लीट करा चुके। आज इसकी यूनिट 2 ले रहे हैं, जिसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें से 7 नंबर का आएगा और केवल इसमें 2 ही चैप्टर, एक तो वैद्युत चालन तथा किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, केवल 2 चैप्टर और 7 नंबर। जबकि यूनिट पहली में जो इसकी पहली यूनिट थी 4 चैप्टर थे, क्योंकि देखो 5 और 6 तो ये 4 चैप्टर थे, उसमें से 8 नंबर का और इसमें से 2 में ही 7 नंबर का आएगा। तो इनको हम अच्छी तरह से तैयार करते हैं स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम? लेसन नंबर 5, वैद्युत चालन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं वैद्युत चालन। हम इसमें आज स्टूडेंट्स ये पढ़ेंगे कि किसी चालन में इलेक्ट्रिसिटी या वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है, क्यों होता है, किसके कारण होता है। तो चैप्टर का नाम क्या है फ्रेंड्स? चैप्टर का नाम है वैद्युत चालन। आप अपनी कॉपी में मार्क कर लीजिए, वैद्युत चालन, ये चैप्टर का नाम है। तो इसे देखिए, पहले स्टूडेंट समझिए, वैद्युत चालन जितने भी पदार्थ है स्टूडेंट्स, हम जितने भी पदार्थों के बारे में जानते हैं, वो ठोस है, द्रव है या कुछ भी है, उन्हें हम वैद्युत चालकता के आधार पर 3 वर्गों में डिवाइड करते हैं। कौन से वर्गों में डिवाइड करते हैं? 3 वर्गों में। नंबर 1 चालक पदार्थ, चालक। नंबर 2 अचालक और नंबर 3 अर्धचालक। चालक क्या होते हैं? जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है, वे चालक कहलाते हैं। सभी धात्विक चालक हैं। अचालक कौन से होते हैं? जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं होता। इन पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। और अर्धचालक जिनकी चालकता चालक तथा अचालक के बीच में होती है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स कि इनमें तो आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है, इनमें आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं होता है। जिस पदार्थ में भी चालक है, अचालक है या अचालक है, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे अर्थात आवेश वाहक होंगे, जो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, उनकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते, इसलिए ये अचालक है। इसमें थोड़े कम होते हैं या टेम्परेचर जैसे बढ़ता है वे बढ़ते हैं, तो इनकी चालकता ताप के अनुसार बढ़ती है। और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनकी चालकता बहुत अधिक होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में केवल इनको पढ़ेंगे कि चालक पदार्थों में वैद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट समझिए इसे, अच्छी तरह कंस्ट्रक्शन समझिए। देखिए, ये मैं एक चालक बना रहा हूं, जैसे लोहे की छड़ मैंने ले ली, ये लीजिए लोहे की छड़ मैंने ले ली, ठीक। प्रत्येक पदार्थ आपको पता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसमें भी जो परमाणु की स्ट्रक्चर होती है, देखो ऐसे होती है,
ये है परमाणु, इसमें बीच में नाभिक होता है जिस पर प्लस आवेश होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन के कारण क्या होता है, प्लस आवेश होता है। और जो यहाँ पर बाहरी कक्षा है इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इन पदार्थों के परमाणुओं की कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है कि जो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ, देखो ये लीजिए, ये क्या है प्रोटॉन, ये क्या है न्यूट्रॉन, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, इस प्रकार से जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन है वो इस पे तो कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इस पर कोई बल नहीं लगता, लेकिन इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, तो इसके बीच में कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल। लेकिन इनके बीच की दूरी इन इलेक्ट्रॉनों की तुलना में क्या है, अधिक है, इसलिए इस पर वैद्युत आकर्षण बल बहुत कम लगता है, अर्थात इस पर इसका कंट्रोल नहीं होता है, ये इससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जब ये इससे देखिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो बाकी जो परमाणु बचता है, आपको पता है जब परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उस पर एक धनावेश आ जाएगा। तो अब देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी, मैं छोटा बना के दिखा रहा हूँ, ये प्लस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन वाला नहीं है स्टूडेंट्स, ये मैंने पूरा परमाणु बताया। ठीक है, जो शेष परमाणु बचा, जब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस पर कैसा आ जाएगा, धन आवेश, और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। ठीक, तो आप देखिए मैं इसकी कंस्ट्रक्शन यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, यही कंडीशन होती है, इसमें धनायन होते हैं, धनायन बिल्कुल ऐसे होते हैं, धन आयन। बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट समझिए, पूरे चैप्टर का बेस है ये देखिए ऐसे ये, और इसमें इन्हीं जितने हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लीजिए, इसका भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई दी। तो ये जो धन आयन है ये तो अपनी जगह स्थिर रहते हैं, केवल कंपन कर सकते हैं अपनी जगह रहकर, लेकिन अपना स्थान नहीं छोड़ सकते। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बाउंड्री के अंतर्गत, यानी कि चालक की सरफेस के अंदर मुक्त रूप से इधर उधर घूमते रहते हैं। आप बताइए, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमेंगे तो आपस में टकराएंगे और इन धन आयनों से टकराएंगे। ठीक है, तो इनकी आकृति कैसे होगी, देखिए, देखो अब मैं एक उसके इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इन सबको मैं हटा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, इससे टकराया, मतलब फिर इससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, फिर ऐसे, तो इसकी आकृति कैसे होती है, जिगजैग की ऐसे। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, जिगजैग। ठीक, तो ये किसी भी निश्चित दिशा में आगे नहीं बढ़ते, बस ऐसे घूमते रहते हैं अपनी जगह, ऐसे 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 आपस में टकराते रहते हैं तथा धनायनों से टकराते रहते हैं। और समझिए, देखिए, अब यदि मैं किसी समय इस पर एक ऐसा पृष्ठ खींचूं और ये देखूं कि किसी क्षण या एक सेकंड में कि इससे इधर की ओर कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इधर की ओर कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्टूडेंट्स इतनी अधिक होती है कि जितने इलेक्ट्रॉन किसी क्षण इस पृष्ठ को इधर से पार करते हैं, मान लें इधर से 10 इलेक्ट्रॉन पार करे तो इधर भी कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, तो नेट आवेश का प्रवाह 0 होता है, इसलिए इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। तो स्टूडेंट समझ गए कि जब किसी चालक के सिरों के बीच हम कोई बैटरी नहीं जोड़ते, उसमें आवेश चलता तो है लेकिन उस आवेश की गति किसी एक निश्चित दिशा में नहीं होती, अपनी जगह ही इधर उधर घूमता रहता है। आवेश जब किसी एक निश्चित दिशा में चलेगा तभी उसमें धारा का प्रवाह होगा। तो स्टूडेंट समझ गए कि हम सीधे हमने एक रोड ये ली, ठीक है, इसमें धारा का प्रवाह क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वे जिगजैग आकृति के इधर उधर इधर उधर इधर उधर गति करते रहते, उनकी कोई नियमित गति नहीं होती, अर्थात आवेश का नेट किसी भी एक निश्चित डायरेक्शन में आवेश का एक नेट आवेश का प्रवाह नहीं होता, अर्थात इसमें धारा नहीं बहती। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स यही बात। अब यदि मैं इसमें बीच में एक बैटरी जोड़ देता हूं, ठीक है, तो देखिए ये, तो जब मैंने इसमें एक बैटरी जोड़ी स्टूडेंट्स, तो इसमें एक विभवांतर उत्पन्न हो गया या एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ये प्लस और ये माइनस, यानी कि इधर वैद्युत विभव ज्यादा है, ये अधिक है, और ये क्या है, कम है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर की ओर चलेंगे,
नेगेटिव आवेश की ओर ये इधर की ओर चलेंगे, क्योंकि ये तो कैसा चार्ज है, तो ये ऐसे भी गति करेंगे, ऐसे भी गति करेंगे, और ये इधर की ओर चल एक निश्चित दिशा में चलेंगे। ठीक है, सब अब भी टकराएंगे स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे एक निश्चित दिशा में भी चलेंगे, तो इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, देखिए, ठीक है ना, ये ऐसे, और यहाँ जाकर हो जाएंगे। लेकिन धारा का प्रवाह, धारा की दिशा में क्या मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत। ऐसा क्यों मानते हैं, ऐसा भी समझ लीजिए। देखिए आप देखिए स्टूडेंट, जब हम इसमें ये बैटरी जोड़ देंगे तो इसके सिरों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर की होती है, प्लस से नेगेटिव की ओर। ऐसे इस वैद्युत क्षेत्र के कारण ही तो सब कुछ हो रहा है, इसलिए वैद्युत धारा की दिशा हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर से किधर की ओर चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कहा जाता है, ये मान लिया जाता है, हम अपनी धारा की दिशा किसके दिशा में लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आप देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, एक स्टूडेंट से एक बात हो, किसी की चालकता अधिक होती है, किसी की चालकता कम होती है। उसका रीजन क्या है कि जिस धातु में या जिस पदार्थ में इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, उतना ही उसमें धारा का प्रवाह अधिक होगा। देखिए इस फॉर्मूले से आपने पढ़ा होगा, I बराबर Q अपॉन T। ठीक है भाई, आप बताइए Q बराबर क्या होगा, N की, यानी कि N क्या है, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा आवेश प्रवाह होगा, उतनी ज्यादा उसमें धारा प्रवाहित होगी। तो सबसे ज्यादा जितने भी ज्ञात पदार्थ है, सबसे ज्यादा किसमें है, चांदी में। तो चांदी सबसे अच्छा चालक है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद तांबा आता है स्टूडेंट्स, कॉपर, और उसके बाद आता है सोना, और फिर उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। तो आप स्टूडेंट इन सीक्वेंस को भी याद रखिए। तो सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है स्टूडेंट्स, चांदी की, फिर उसके बाद तांबा, फिर सोना। इस क्रम को भी स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए। ठीक है, आप देखिए इसका पहला ही क्वेश्चन क्या है, बस ये वैद्युत धारा की परिभाषा, मात्रक तथा विमा लिखिए। तो लिखते देखिए स्टूडेंट्स, वैद्युत धारा क्वेश्चन, वैद्युत धारा की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। मात्रक वैद्युत धारा हेडिंग डालेंगे आप। ठीक है, तो किसी चालक में आवेश, सीधी सीधी डेफिनेशन इसकी देखिए वो समझिए। मैं आपको धारा का ये है वैद्युत धारा, मैं इसमें लिखता हूँ वैद्युत, किसी चालक में जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, वैद्युत धारा, उसमें नेट आवेश प्रवाह, नेट आवेश का प्रवाह अपॉन समय अंतराल, कितने समय में नेट आवेश का प्रवाह। ठीक है, तो सीधी सी बात है, किसी चालक में अगर हम जब समय से डिवाइड कर देते तो दर बढ़ जाती है कि आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह के समय से डिवाइड, तो जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम समय से डिवाइड करते हैं तो उसकी दर बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, नेट आवेश के प्रवाह की उसको क्या कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक ये कंप्लीट डेफिनेशन होते है, एक परफेक्ट डेफिनेशन होते है, नेट आवेश क्यों लिया अभी मैं बताऊंगा, तो मैं पहले से डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो देखिए, तो किसी चालक में नेट आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो लिखिए, किसी चालक में, किसी चालक में नेट आवेश, नेट आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक, अर्थात
किसी चालक में प्रवाहित धारा। अब मैं इसे डिनोट करके क्या होगा स्टूडेंट्स, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो परिभाषा तो हो गई। अब मात्रा, तो देखिए अब बहुत ध्यान से देखिए, जो वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है स्टूडेंट्स, एम्पियर, जिसे याद रखेंगे आप, एम्पियर होता है, जो कि मूल मात्रक है। आपको पता है मूल मात्रक उसे कहते हैं जो किसी से नहीं बना होता, तो ये एम्पियर सिर्फ अपने आप से ही बना होता है, एम्पियर। ठीक है, ये किसी और राशि से नहीं बना होता, इसलिए ये जो कि मूल मात्रक है, जो कि एक मूल मात्रक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसी परिभाषा होगी, और आप बिल्कुल जस्ट इसे ऐसे लिखें। एक इसमें स्टूडेंट्स नोट लिखिए, वो पूछता है कि वैद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है। आपको पता है, देखिए जब हम करते हैं कि वैद्युत धारा की दिशा भी मैंने बता दी, वैद्युत धारा की दिशा किधर से किधर की ओर होती है, इलेक्ट्रॉनों की चलने की दिशा के विपरीत। तो यानी कि दिशा का जिक्र हम कर रहे हैं, यानी कि वैद्युत धारा को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की जरूरत पड़ती है, तो परिमाण की तो हर एक में पड़ती है। तो इसका मतलब, तो इसकी डेफिनेशन से ऐसे पता चलता है कि वैद्युत धारा कैसी राशि होनी चाहिए, कि सदिश राशि होनी चाहिए। आपको पता है स्टूडेंट्स, सदिश राशि किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः प्रदर्शित करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है और परिमाण की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसे इसमें दिशा भी होती है, किधर से किधर की ओर बह रही है, और इसके परिमाण की भी, तो इसलिए एक ऐसी राशि होनी चाहिए सदिश राशि। लेकिन स्टूडेंट्स ये आश्चर्यजनक है कि ये वैद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है। क्यों नहीं है वो भी हम बताएंगे। तो देखिए इसमें एक स्टूडेंट्स आप नोट लिखिए, ये आप मेरी इसको बहुत अच्छी तरह से देखते रहिए और अपने फिर इसको स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। देखिए तो नोट लिखिए, नोट रेड कलर से नोट लिखेंगे आप बहुत अच्छे से। देखिए वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि है। क्योंकि मैं लिख देता हूं, क्यों नहीं है भाई, क्योंकि यह वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती। वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती, नहीं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लीजिए इसे। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये एक वायर है, एक ये वायर है, ये कितना है 90 अंश का कोण है इसमें, और फिर ये ऐसे, ठीक है। इधर से आई कितना, आई 3 एम्पियर, ये एम्पियर को ए लिख देते हैं एम्पियर। इधर से कितने हैं 4 एम्पियर, तो इधर कितनी जाती है 7 एम्पियर में, ठीक है। ये होता है, तो ये तो सीधे सीधे जुड़ गए, इसमें तो इसका कोई अंतर नहीं पड़ा, ठीक। इसमें तो इस डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ा, किधर से गया है किधर से भी 3 आए, तो मिलकर कितनी हो जाएगी 7, ठीक। अगर ये वेक्टर के नियमों का पालन करती, ठीक है, अगर मैं इसे वेक्टर मान लूं कि भाई एक ये आई क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखिए आप देखिए मैं 2 वेक्टर खींचता हूँ, एक वेक्टर ये 3, एक वेक्टर ये 4, उनके बीच का एंगल कितना है 90 है, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। वैसे देख लीजिए स्टूडेंट्स, करंट देखो r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जब हम 2 वेक्टरों का परिणाम निकालते हैं तो ये सूत्र लगाते हैं, तो लगाइए। हमारे पास कौन कौन से वेक्टर है, 3 है और 4 है, तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 90, 3 या 9, 4 चौक 16, ये तो 0 हो जाए, कितना हो जाए cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो सारा 0 हो जाएगा, तो कितना होगा ये 25, तो r इस पर, तो r बराबर कितना होगा 5, तो यहाँ कितनी आनी चाहिए 5 आनी चाहिए। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती स्टूडेंट्स, वेक्टर को नियमों का पालन करती, तो इसका यहाँ इधर की ओर कितना आना चाहिए मान 5, क्योंकि 5 नहीं आता, तो
क्योंकि यह वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती इसलिए वेक्टर राशि नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप इस चित्र को बना लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पढ़ते देखिए, धारा घनत्व। क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? धारा घनत्व, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। धारा घनत्व, धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तथा मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन, धारा घनत्व और धारा में क्या अंतर है ये भी हम बताएंगे, ठीक है। एक तो वैद्युत धारा होते, एक वैद्युत धारा घनत्व होते, ठीक है। देखिए अब देखिए, बस इतनी संपल लीजिए स्टूडेंट्स। एक तो जनसंख्या होती है, एक जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या ये बताती है कि कितनी जनसंख्या है, ठीक है ना, और जनसंख्या ये बताती है कि वह भीड़ कितनी है, ठीक है। अब आप देखिए, ये लीजिए, ये कोई देश है, ठीक है ना, जिसमें 10 आदमी है, और ठीक है, ये क्या है, 10 आदमी है इसमें, चलो इसमें हम 1000 आदमी मान लें, ठीक है। और इससे बड़ा ये लीजिए, इसमें कितनी है, इसमें मैं 10,000 मान रहा हूँ, 10,000। तो जनसंख्या किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। लेकिन यदि मैं जनसंख्या घनत्व निकालूंगा, यानी कि किस में ज्यादा भीड़ दिखाई देगी, इतने में, क्योंकि ये 1000 छोटे से एरिया में और ये 10,000 बहुत बड़े इसमें एरिया में, ठीक है। तो इसलिए जनसंख्या बताती है कुल को, कि कितने कुल कितने आदमी हैं, और जनसंख्या घनत्व ये बताता है कि वहां भीड़ कितनी है, वहां चीड़ कितनी है। इसी प्रकार से धारा और धारा घनत्व में अंतर है, तो इसलिए इन दोनों वैद्युत राशियों को हमें पढ़ना पड़ता है। हमें देखते हैं, देखो ये लीजिए, ये मैं, ये देखिए, ये किसी भी तरह का चालक है, मैं किसी भी तरह से स्टूडेंट्स बना रहा हूँ, ठीक हो गया। जब मैंने ये, इसमें मैंने क्या जोड़ दी, बैटरी जोड़ दी। इसका आपको नहीं देखा होगा, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी कि हर जगह अलग अलग है। इसमें धारा कितनी बह रही है, आई, तो सारे उसमें धारा आई बहेगी, पूरे चालक में धारा कितनी होगी, आई, ठीक है। लेकिन धारा घनत्व क्या बताता है, धारा घनत्व ये बताता है, देखिए धारा घनत्व जिसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, धारा घनत्व आई अपॉन ए, यानी कि धारा अपॉन क्षेत्र, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है स्टूडेंट्स, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। और देखिए स्टूडेंट्स, धारा तो इसमें आई है ही, अगर मैं इसे डिनोट करूं से, तो इसमें क्या होगा, जे से हम रिप्रेजेंट करेंगे धारा घनत्व को, और धारा को किसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से, और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को ए से। ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और अनुदैर्घ्य क्षेत्रफल क्या होते हैं, आप गन्ने खाते हैं, गन्ने छीलते हैं, ये लीजिए, ये मेरे हाथ में एक गन्ना है, अगर मैं इसे ऐसे काटूं तो ये तो अनुदैर्घ्य काट होगी, ऐसे काटूं, ठीक। अगर मैं इसे ऐसे काटूं जिससे सर्किल प्राप्त होंगे, वो है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो मुझे ऐसे काटना, लंबवत। तो देखिए इस बिंदु पर, देख रहे स्टूडेंट्स, इस बिंदु पे तो लंबवत ऐसे तो काटोगे, इसके ये तो लंबवत होगा, ये तो लंबांश का कोण होगा, ऐसे, ठीक है ना, लंबवत। तो यहाँ पर धारा कितनी, धारा हमेशा ऐसी होगी, आई, और इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र ये लीजिए, इसका क्षेत्रफल कितना है, ए मान लिया। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, चलो यहाँ देख लो, ये देखो, ऐसे तो होगी स्टूडेंट्स, ये नब्बांश का ये तो कोण होगा, अगर आपने लंब ये नब्बांश, तो यहाँ ये लीजिए, इसका क्षेत्रफल ए है और धारा कितनी, आई है, ठीक। और यहाँ देख लीजिए, देखा स्टूडेंट्स, धारा तो आई है, लेकिन इतनी धारा इतने क्षेत्रफल पर फैल रही है, और ये ही धारा इतने क्षेत्रफल पर फैल रही है। तो यदि आपका हाथ यहाँ पर लग जाए, अचानक यहाँ टच कर जाए, तो आपको कम करंट का महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, वो जो करंट है वो ज्यादा एरिया में फैली हुई है, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, ठीक है। और उतनी ही करंट कम क्षेत्रफल में फैली है तो उसकी तीव्रता अधिक हो जाएगी, ठीक है, तो आपको ज्यादा इफेक्ट करेगा। इस राशि को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व, की उसके क्षेत्रफल पर धारा का वितरण किस प्रकार से, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो धारा और धारा घनत्व में ये अंतर है। तो अब इसी डेफिनेशन दे देते हैं, देखिए, तो डेफिनेशन आप बताइए स्टूडेंट्स, देखिए
मैंने आपको बताया किसी भी राशि को डिफाइन करने के लिए, उसको परिभाषित करने के लिए और उसका मात्रक ज्ञात करने के लिए आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला मैंने लिख दिया, धारा घनत्व क्या होता है, धारा अपॉन अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ठीक, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये किसी चालक, ये मैंने फिर से मैं सॉरी ये लीजिए, आपने देखा होगा अलग अलग बिंदु पर यदि इसका अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल अलग अलग है तो हर एक बिंदु पर धारा घनत्व का मान अलग अलग है, तो हम बिंदु शब्द का यूज जरूर करेंगे। इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स परफेक्टनेस ऑफ द फिजिक्स। ठीक, ऐसे नहीं फिजिक्स ऐसी पढ़ी जाती कि ऐसी पढ़ा दिया, इसके लिए बहुत गहराई की आवश्यकता है। तो ये क्या है, बिंदु बिंदु गुण है, और धारा क्या है, पूरे पदार्थ का गुण है, पूरे चालक का एक गुण है, क्योंकि पूरे चालक में एक समान धारा बहती है। जबकि ये धारा घनत्व किसी एक बिंदु का गुण है, क्योंकि अलग अलग बिंदु पे अलग अलग धारा घनत्व तो हो सकता है। तो कैसे पढ़ेंगे हम, देखिए पढ़े तो देखिए हेडिंग डाल लीजिए धारा घनत्व। आप ही स्टूडेंट्स देंगे, डेफिनेशन सीख लीजिए स्टूडेंट्स, देना रटिए मत इसे। धारा घनत्व करिए, देखिए किसी चालक के किसी बिंदु पर, है ना, ये लीजिए, किसी चालक के किसी बिंदु पर बहने वाली धारा तथा उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। तो जिस स्टूडेंट्स ने बिंदु शब्द का यूज नहीं किया, एब्सोल्युटली रॉन्ग डेफिनेशन। आगे बात समझ रहे, तो देखिए किसी चालक के किसी बिंदु पर बहने वाली धारा, ठीक है, किसी बिंदु पर बहने वाली धारा तथा उस बिंदु पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उस बिंदु पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात को उस बिंदु पर, चालक का धारा घनत्व नहीं होता, बिंदु का धारा घनत्व होता है, उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, जिसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। स्टूडेंट्स ये ठीक है, तो ये होगा देखो डेफिनेशन, अर्थात किसी बिंदु, मैं लिखता हूं, अर्थात चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व क्या होगा, देखो मैं धारा घनत्व बराबर क्या था स्टूडेंट्स, वैद्युत धारा तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उस बिंदु पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अगर मैं इसे नोटेशन करूं तो धारा घनत्व से रिप्रेजेंट करूंगा स्टूडेंट जे से, वैद्युत धारा को आप आई से, और ये कितना सिंपल, ठीक ठीक। मात्रा लिखिए, मात्रा आई का क्या होगा, एम्पियर, और इसका क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक, एक नोट और लिखिए स्टूडेंट्स, नोट क्या कि ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि। धारा घनत्व सदिश राशि, सदिश राशि। जब देखिए स्टूडेंट सदिश राशि तो इसकी दिशा भी होगी, ठीक है, इसकी दिशा क्या होगी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत, उस बिंदु पर जो अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत। इस बात को ध्यान रखना, जिसकी दिशा
जिसकी दिशा अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट होगा, इसे कहते हैं धारा घनत्व। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते देखिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको क्या बताया, धारा और धारा घनत्व बताया। इसे शानदार तरीके से तैयार कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ते हुए कभी थकिए मत और कभी केवल इसी दृष्टि से मत पढ़िए कि ये इंपॉर्टेंट है और यह अनइम्पोर्टेंट। आप जब भी कुछ पढ़ेंगे नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, नॉलेज आपको पता नहीं क्या क्या दे जाए, अगर रटेंगे तो उसका मैं कहता हूं नंबर तो आप ले आएंगे रट के, ठीक है ना, और वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नॉलेज इज द पावर। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में नॉलेज है तो आप उस नॉलेज के आधार पर उस सब्जेक्ट का हर जगह फायदा उठा सकते हैं। अगर जो कोई रट्टू तोते होते हैं वे लाइफ में कभी सफल नहीं होते और अपने ऊपर एक बर्डन हमेशा यहाँ पर माइंड पर एक प्रेशर होता है। लेकिन आप इसे समझिए, जिस तरह से मैं फॉलो करता हूँ उस तरह से उसे अच्छी तरह से समझिए, उसको एंजॉय कीजिए फिजिक्स को, उसे रटिए मत। ठीक है, अपनी फिजिक्स को अपनी लाइफ में उतार लीजिए। जितने भी आगे कंपटीशन होंगे छोटे बड़े, उसमें से हर एक में क्वेश्चन आते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, तो उसे स्टूडेंट से रटिए मत। फिजिक्स इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।